बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए.बी. सरस्वती मंथन कक्षा 5 के अध्याय 11 का पठन पाठन करने जा रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक है गुलिवर की विचित्र यात्रा। बच्चों, इस पाठ में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जीवन में यात्रा के महत्व की जानकारी इस पाठ के माध्यम से आपको मिलने वाली है और साथ ही इससे आपको ये भी पता लगेगा कि यात्रा करना भी एक शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। आप कभी गए हो बच्चे एजुकेशनल ट्रिप पे, जिसे हम शैक्षिक यात्रा बोलते हैं? यदि कभी नहीं गए तो आप ज़रूर जाइएगा। ऐसी यात्राएं स्कूल की ओर से होती हैं। तो चाहे वो यात्रा शैक्षिक हो और चाहे आपकी वो यात्रा परिवार के साथ में हो, हर तरह की यात्रा आपको कुछ ना कुछ अनुभव और ज्ञान प्रदान करके जाती है। यहाँ इस पाठ में एक बहुत ही रोचक कथा है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आपको यात्रा से संबंधित ज्ञान प्रदान करना, साथ ही साथ इस कथा के माध्यम से नए नए हिंदी शब्दों का ज्ञान और हिंदी भाषा के प्रति आपका इंटरेस्ट यानी रुचि को बढ़ाने का जो प्रयास है वो इस पाठ के माध्यम से किया गया है। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं पाठ का पाठन। मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। जहाज पर नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार दक्षिण सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से मैं तैरकर किनारे पर आ गया और थक कर वहीं लेट गया। देखिए बच्चों, यहाँ आपका पाठ मैं से शुरू हो रहा है ना। सबसे पहले मैं आया है ना, तो ये मैं कौन था? पाठ के शीर्षक में एक नाम लिखा हुआ है, आप देखिएगा क्या नाम है वो। हाँ, गुलिवर, ठीक है ना। तो गुलिवर कहता है कि जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा पाया। मैं आश्चर्य में पड़ा सोच रहा था कि कोई चीज़ मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। यह एक मानव आकृति थी, छोटी सी, लगभग एक बालिश्त ऊंची। बालिश्त का मतलब होता है एक हाथ जितनी लंबाई, है ना। तो जो उसकी छाती पर जो चढ़ा हुआ था वो केवल एक हाथ जितना लंबा था। कुछ देर बाद उसी प्रकार के सैकड़ों प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ गए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वे लोग लुढ़कते लुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयास किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देखकर उन लोगों ने मेरे ऊपर सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा।
मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उनकी भाषा नहीं समझता। फिर बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूं। वह मेरा इशारा समझ गया। बस फिर क्या था, मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान लाकर मेरे मुंह में उड़ेलने लगे। जब पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने अनेक पीपे मुंह में उड़ेल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं। थोड़ी देर में ही मेरी पलकें भारी हो गईं और मैं गहरी नींद में सो गया। खड़ 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 की आवाज से जब मेरी नींद टूटी तब यह देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा था। उन छोटे छोटे लोगों की एक विशाल भीड़ हथियार लिए मेरे दाएं बाएं चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया है। मेरे वहां पहुंचते ही लिलीपुट वासियों की एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। लिलीपुट के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। संभवतः राजधानी में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें मैं झुककर घुस सकता था। शेष मकान तो खिलौने जैसे थे। जिस तरह वे लोग मेरे विशाल शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी प्रकार मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था। कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। यह देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और एक को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वह मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वे सब गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का उन लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे तो देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह बातों में नहीं आए। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने का काम सौंप दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते। कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख मिचोली खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। अर्थात गुलिवर ने बादशाह से प्रार्थना की कि मुझे छोड़ दीजिए। मुक्ति यानी स्वतंत्र होने के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार कर लिया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं आ जा नहीं सकूंगा और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलीपुट वासियों की सहायता करूंगा।
कुछ दिनों बाद मुझे ज्ञात हुआ का मतलब होता है पता चला कि पड़ोसी देश फ्लेफुस्को के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वह लिलीपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्को की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो वह महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहाँ खड़े सब जहाज़ों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्को के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे और चश्मे और चमड़े की कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ न बिगाड़ सके। ब्लेफुस्को के जहाज़ों को खींचकर जब मैं लिलीपुट की खाड़ी में ले गया तो वहाँ के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलीपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्त तैरता हुआ दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वह उल्टी नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। वह नाव नहीं, मेरी आशाओं की ज्योति थी। कुछ दिनों बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव में लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में एक जहाज़ दिखाई दिया। यह देख मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा कि वह जहाज़ मेरे ही देश का था। जहाज़ के नाविकों ने मुझे ऊपर ले लिया। तो बच्चों, इस तरह से ये बहुत ही रोचक कथा हमने पढ़ी गुलिवर की, और इस पाठ से हमने जो सीखा या हमें जो सीख मिली वो ये सीख मिली कि संसार विचित्रताओं से भरा हुआ है। यानी ये इस संसार में बहुत ही विचित्र विचित्र चीज़ें हैं। जैसा कि आपने पाठ में देखा कि गुलिवर उस जगह पहुंच गया जहां बहुत छोटे छोटे इंसान रहते थे, बहुत छोटे छोटे, एक हाथ जितनी जिनकी लंबाई थी। तो इस तरह से ये जो संसार है, ये विचित्रताओं का एक स्थान है जो अनेक तरह की विविधताओं से, विचित्रताओं से भरा हुआ है। तो आइए बच्चों, अब चलते हैं हम शब्दार्थ की ओर। द्वीप समूह यानी कई द्वीपों का समूह। उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, प्राणी, जीव, उपाधि, पदवी, आकृति, आकार, विचित्र, अनोखी, विशालकाय, बड़े आकार का, बालिश्त, एक हाथ का माप। आइए बच्चों, अब हम पाठ के अभ्यास कार्य के प्रश्नों को करते हैं। तो पाठ के अभ्यास कार्य में मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में सोचिए और बताइए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, इस कहानी को कौन सुन रहा था? इसका उत्तर होगा, इस कहानी को गुलिवर सुन रहा था। गुलिवर लिलीपुट कैसे पहुंच गया? इसका उत्तर होगा, गुलिवर दक्षिण सागर की यात्रा करते हुए लिलीपुट पहुंच गया। अगला प्रश्न है, लिलीपुट वासियों की आकृति कैसी थी? इसका उत्तर है, लिलीपुट वासियों की आकृति बहुत छोटी थी। उनकी ऊंचाई लगभग एक हाथ जितनी थी। अगला प्रश्न है, लिलीपुट के बादशाह ने
गुलिवर को कहाँ कैद करके रखा? इसका उत्तर होगा लिलीपुट के बादशाह ने गुलिवर को एक पुराने मंदिर में कैद करके रखा। अगला प्रश्न है, लिलीपुट के बादशाह ने किन शर्तों पर गुलिवर को मुक्त किया? इसका उत्तर है कि बादशाह की आज्ञा के बिना वह कहीं नहीं जा सकेगा तथा जब भी दुश्मन देश लड़ाई करेंगे तो उस लड़ाई में वह उनकी मदद करेगा। तो इन शर्तों पर उसने गुलिवर को मुक्त किया था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं लिखित पाठ्य ज्ञान की ओर। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में सत्य कथन के सामने सही तथा असत्य कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला वाक्य है आपका, गुलिवर जहाज पर नौकरी करता था। ये वाक्य कथन सही है तो हम सही का निशान लगा देंगे। अगला वाक्य है, लिलीपुट निवासी लगभग 1 बालिश्त लंबे थे। ये वाक्य भी आपका सही है तो इस पर भी हम सही का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य, गुलिवर ने लिलीपुट निवासियों की सहायता नहीं की। ये वाक्य गलत है क्योंकि उसने तो उनकी सहायता की थी ना, तो यहाँ हम गलत का निशान लगाएंगे। ब्लेफुस्कू के बादशाह ने लिलीपुट पर आक्रमण कर दिया। बिल्कुल सही, यहाँ पर भी हम सही का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, अंत में गुलिवर अपने देश लौट गया। ये वाक्य भी बिल्कुल सही है तो यहाँ भी हम सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों की मदद से खाली स्थान भरिए। बच्चों आपको शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को चुन करके हमें इन खाली स्थानों में भरना है। कोई चीज़ मेरे पैरों पर डैश मेरी डैश आ खड़ी हुई है। तो इसका उत्तर होगा, कोई चीज़ मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई है। अगला वाक्य है, अब उन अद्भुत डैश ने डैश बंद कर दिया। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। अगला वाक्य है, उसने मेरे डैश का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। यहाँ आएगा भोजन पानी। अगला वाक्य, लिलीपुट के बादशाह ने मुझे एक डैश में कैद कर लिया। किसमें कैद कर लिया था? पुराने मंदिर में। मेरे डैश और डैश से वे लोग बहुत खुश थे। मेरे व्यवहार और स्वभाव से वे लोग बहुत खुश थे। तो बच्चों इस तरह से हमने पहला प्रश्न किया। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नों के उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पूर्वी द्वीप जाते हुए गुलिवर के साथ क्या हुआ? क्या हुआ था बच्चा, बताइए? समुद्री तूफान आया। उसके बाद अगला वाक्य, लिलीपुट निवासियों की लंबाई लगभग कितनी थी? इसका उत्तर होगा 1 बालिश्त। आपको पहले भी इसका मीनिंग बताया है। बालिश्त का मतलब होता है 1 हाथ जितना लंबा। अगला वाक्य है, गुलिवर ने भूख लगने पर क्या किया? क्या किया था बच्चों, बताइए? हाथों से इशारा किया। यस। अगला वाक्य है, गुलिवर अपने देश किसकी सहायता से लौटा? तो इसका उत्तर होगा जहाज। गुलिवर अपने देश जहाज की सहायता से लौटा। इस तरह से हमने बच्चों पाठ को पढ़ा, पाठ के शब्दार्थ पढ़े और अभ्यास कार्य के कुछ प्रश्नों को हमने हल किया। शेष प्रश्नों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे और पाठ को एक बार पुनः
पढ़ेंगे और इसकी पुनरावृत्ति करते हुए शेष प्रश्नों को आप हल कर सकेंगे। धन्यवाद।